ये है चैनल किस्से कहानियों का। फिलहाल आप सुन रहे हैं विक्रम बेताल की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आएं तो इन्हें लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो लीजिए, पेश है इसी कड़ी में एक और कहानी। दोस्तों, हर बार की तरह राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर लादकर योगी के पास जा रहा था। कुछ ही देर बाद आदत से मजबूर बेताल ने कहा, विक्रम, तुम भी बड़े हठी हो। उस योगी के कहने पर तुम सचमुच अथक परिश्रम कर रहे हो। खैर, कोई बात नहीं, तुम भी ज्ञानी, मैं भी ज्ञानी, इसलिए मार्ग में चुप रहना शोभा नहीं देता। विक्रम कुछ न बोला, बस चुपचाप चलता रहा। चलो, मैं ही तुम्हें कहानी सुनाता हूं ताकि रास्ता आसानी से कट जाए। ये कहकर बेताल ने विक्रम को एक और कहानी सुनाई, जिसका नाम है अधिक सुकुमारी कौन। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगर में धर्मध्वज नामक राजा राज करता था। उसके 3 महल थे और 3 रानियां थीं। तीनों बेहद खूबसूरत थीं। राजा उन्हें समान रूप से प्रेम करता था। पहली रानी का नाम था इंद्रलेखा, दूसरी का तारावली और तीसरी का मृगनयनी। तीनों बहुत कोमल प्रवृत्ति की थीं, इसलिए उनके प्रति राजा का स्वभाव बेहद नर्म था। एक बार वसंत ऋतु के अवसर पर राजा अपनी तीनों रानियों के साथ राजसी बाग में भ्रमण करने गया। बड़ा ही रमणीक बाग था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। कोयल गीत गा रही थी। बीच में पानी का एक छोटा सा कुंड, जिसमें हंस और बतख तैर रहे थे। पास ही एक झरना बह रहा था। ऐसे मनोरम वातावरण में राजा अपनी रानियों के साथ अटखेलियां करने लगा। खेल खेल में राजा ने रानी इंद्रलेखा की चोटी पकड़कर हल्के से खींच दी, जिससे उसके कान पर रखा कमल का फूल खिसक कर उसकी गोद में आ गिरा। तभी रानी के मुंह से दर्द भरी चीत्कार निकली और वो बेहोश हो गई। ये देखकर राजा और उसके नौकर घबरा गए। राजा ने तुरंत पानी मंगवाकर रानी के मुंह पर छींटे मारे तो वो होश में आई। उसके बाद वो उसे महल में ले आया और राजवैद्य से उसका उपचार करने के लिए कहा। राजवैद्य ने जब रानी से उसकी तकलीफ का कारण पूछा तो रानी ने बताया कि कमल का फूल गिरने से उसकी जांघ में घाव हो गया है। तब राजवैद्य ने उसका उपचार किया और आराम करने को कहा। कुछ देर बाद रानी की हालत में सुधार देख राजा उसे उसी महल में आराम करता हुआ छोड़कर अपनी दूसरी रानी तारावली के पास चंद्रप्रसाद महल में चला गया। दोनों ने साथ भोजन किया और फिर वहीं आपस में पलंग पर बैठकर बातचीत करते हुए रानी तारावली राजा की गोद में सर रखकर सो गई। कुछ ही पल में राजा की भी आंख लग गई। उस कमरे की खिड़की की जालियों से छन कर आ रही चंद्रमा की किरणें जब रानी के शरीर पर पड़ीं, तो किरणों का स्पर्श पाते ही रानी तारावली दर्द भरे स्वर में बोली, उफ, मैं तो जल गई। उसके बाद वो पलंग से उठकर बैठ गईं, जिससे राजा की नींद भी खुल गई और वो भी उठ बैठा। राजा ने गौर से देखा, तारावली के शरीर के उन सभी हिस्सों पर सचमुच फफोले पड़ गए थे जिन पर चंद्रमा की चांदनी ने उसे स्पर्श किया था। राजा ने सभी दासियों को बुलाया और रानी के लिए गीले कमल पत्र की सेज बिछवाई और उसके शरीर पर लगाने के लिए दूध, घी और चंदन का लेप तैयार करने को कहा। देर रात दासियों की आवाजाही से तीसरी रानी मृगनयनी की नींद टूट गई, जो पास के महल में सो रही थी। उसे तारावली की तकलीफ के बारे में मालूम हुआ
तो वो उसका हालचाल जानने के लिए चंद्र प्रसाद महल की तरफ चल पड़ी। अभी उसने महल में कदम ही रखा था कि उसे कुछ कूटने की आवाज सुनाई दी। दरअसल उस वक्त रानी तारावली के फफोलों पर लगाने के लिए लेप में इस्तेमाल होने वाले चंदन को दासियां मूसल में कूट रही थीं। मूसल की आवाज सुनकर रानी मृगनयनी विकल हो गई और जोर से रोने लगी। आंखों में आंसू भरे वो रास्ते में ही बैठ गई। दासियों ने जब रानी की जांच की तो उन्हें उसकी हथेलियों पर काले गहरे धब्बे दिखाई दिए। दासियां घबरा गईं। वो तुरंत राजा के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। सुनकर राजा भी घबरा गया। वो भागता हुआ रानी मृगनयनी के पास आया और बोला, प्रिय, तुम्हें क्या हुआ? तुम रोती क्यों हो? आंखों में आंसू लिए मृगनयनी ने तब राजा को अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहा, देखो राजन, मूसल की आवाज सुनकर मेरे हाथों में निशान पड़ गए हैं। राजा यह देखकर हैरान हो गया कि वाकई उसकी रानी के हाथों में गहरे निशान मौजूद थे। उसने रानी के हाथों पर दाह का शमन करने वाले चंदन का लेप लगाया और सोचने लगा कि मेरी एक रानी को कमल के गिरने से घाव हो गया, दूसरी चंद्रमा की किरणों से जल गई, वह तीसरी के हाथों में मूसल की आवाज सुनने भर से ही दाग पड़ गए, तो उनके साथ जीवन आगे कैसे चलेगा? यही सोच सोचकर बड़ी मुश्किल से उसने सारी रात काटी। सवेरा होते ही राज्य भर के शल्य चिकित्सकों और वैद्यों को बुलवाया और उन्हें अपनी रानियों का उपचार करने के लिए कहा। वो सब भी रानियों के बारे में जानकर आश्चर्यचकित रह गए और आपस में मिलकर उनके उपचार की कोशिश करने लगे। तो ये थी वो कहानी दोस्तों, जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई और फिर पहले ही की तरह विक्रम से एक सवाल किया, राजन, अब तुम बताओ कि उन तीनों रानियों में सबसे अधिक सुकुमारी कौन थी? तब विक्रम ने अपना मौन तोड़ते हुए जवाब दिया, सुनो बेताल, यूं तो तीनों रानियों की कोमलता विलक्षण और बेजोड़ थी, मगर उनमें सबसे अधिक सुकुमारी थी मृगनयनी, जिसने मूसल को छुआ भी नहीं, बस मूसल की आवाज सुनी और सिर्फ उस आवाज को सुनने से ही उसके हाथों में गहरे दाग पड़ गए, जबकि इंद्रलेखा पर तो कमल का फूल गिरा था और उस फूल को छूने से उसके शरीर पर घाव हुआ, और इसी तरह तारावली के बदन पर चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से फफोले पड़ गए थे। इसलिए वो दोनों कोमलता के मामले में मृगनयनी की बराबरी नहीं कर सकती। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल ने कहा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया विक्रम, मगर तुम फिर से बोल पड़े, इसलिए शर्त के मुताबिक मैं चला वापस। और वो उसी पेड़ पर जा लटका जहां से विक्रम ने उसे उतारा था। मगर विक्रम भी कहां मानने वाला था। उसने फिर से बेताल को उतारा और अपने कंधे पर लाद कर चल दिया। रास्ते में बेताल ने उसे एक और कहानी सुनाई, जिसे हम प्रस्तुत करेंगे अपनी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।